सबसे बड़ी ठगी कहाँ होती है? क्लाइंट ने बोला मेरा 60-40 का प्लॉट है, मुझे ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर बनाने हैं। तो सामने वाले ने बोल दिया कि XYZ इतना कॉस्ट होगा। पर क्या क्लाइंट ने पूछने की कोशिश की किस चीज का कितना चार्ज करो? आप अपनी फीस अलग रखिए। जो आप कह रहे हो ये वास्तव में पॉसिबल है। जब तक आप वहाँ पे खड़े नहीं रहोगे तब तक आपको वो आदमी सही क्वालिटी मटेरियल नहीं देगा। कंस्ट्रक्शन में 90% चीजें वर्बल पे चलती है। सिंपल सा लॉजिक है कि प्रोफेशनलिज्म में आपको डे 1 पे क्लैरिटी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये कॉस्ट चाहिए। 1 करोड़ रुपए घर पे लगाऊंगा बनाने के लिए, क्या वो 80 लाख या 60 लाख में बन सकता है? क्लाइंट एक परसेप्शन के साथ में आता है। तो उसने मार्केट में 10 जगह पूछा है, फिर 1 करोड़ पे आया वो। लेकिन मार्केट में तो पूरा चीटिंग चल रहा है ना। प्लानिंग प्रॉपर हो तो सकता है 1 करोड़ की चीज 50 लाख 60 लाख में भी अचीव हो जाए। स्मार्ट होम में मतलब क्या टेक्नोलॉजी लगाना इंपॉर्टेंट है? स्मार्ट होम को आजकल लोगों ने ना सिर्फ ऑटोमेशन से कनेक्ट कर दिया है कि आपके इसमें ग्रीनरी होनी चाहिए, इंटरनल कोर्टयार्ड होना चाहिए ताकि आप ऑलवेज पॉजिटिव फील करो। क्या 3 BHK 4 BHK में पॉसिबल है? 1 BHK में भी पॉसिबल है। जवाब दिखा रहे हो सर यार। एक समय हर चीज ना ख्वाब होती है, फिर वो हकीकत बनती है, फिर लोग रियलाइज करते हैं। अब एक सुरक्षित घर बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ कि ये 4-5 चीजें ऐसा करेंगे तो एक सुरक्षित और बेहतर घर बनाया जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि स्ट्रक्चर तो संकल्प जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, राजस्थान में कहावत है कि शादी करके देख और घर को मान के देख। कि घर बनाएगा तब पता चलेगा कितना पैसा लगता है, क्या होता है। और जिस कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप हो, माफ़ कीजिएगा अगर मेरे शब्दों में कुछ गड़बड़ हो जाए तो। कंस्ट्रक्शन वालों को हम देखते हैं कि वो एकदम रॉ रहते हैं, एकदम मतलब कपड़े ऐसे होंगे नॉर्मल से, कंस्ट्रक्शन वर्कर रहेंगे, अपने घर चले जाएंगे, आराम से काम करेंगे। आप एकदम सूट बूट में आए हो कि एकदम वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड, एकदम सभ्य है। तो क्या यही हकीकत है या वो हकीकत है? यहाँ से शुरुआत करते हैं संकल्प जी हम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछी, मेरे से ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं पूछा किसी ने। द रियलिटी इज कि कंस्ट्रक्शन होता ग्राउंड पे है, राइट? लेकिन कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग यहाँ से लेके ऑफिस से बैठ के लेके ग्राउंड लेवल तक की पूरी आपको करनी होती है, राइट? और ये जो माइंडसेट है लोगों का कि कोई कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो दिमाग में एक ही वर्ड आता है, ठेकेदार। बस मैं यही पूछने वाला था। ठेकेदार की जो इमेज है कि ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो आएगा अपनी चीजें लेके 4 लोगों को लेके और काम शुरू करेगा। इसी ने हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो लोगों का ट्रस्ट है, दोनों को बहुत हर्ट किया है थ्रू आउट द ईयर्स। आज की डेट में अगर आप देखो कंस्ट्रक्शन, जैसा आपकी जो राजस्थानी कहावत है, वो बिल्कुल सही है कि दुनिया के 2 मुश्किल काम है सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानियों के लिए, एक बेटी की शादी करना, दूसरा घर बनाना। वो इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि लोगों ने उसको प्रॉब्लमेटिक बना रखा है। सूट बूट पहन के आने का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल लोग भी इस फील्ड में है, जहाँ पे इमेज हम सुधार सके एटलीस्ट, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन मे बी द लास्ट इंप्रेशन फॉर द पीपल। जब अच्छा दिख रहा है कोई आदमी तो अच्छा काम कर सकता है, ये हमारा परसेप्शन होता ही है। तो इसी परसेप्शन के साथ में हम लोग शुरू किए हैं कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाया जाए और एथिक्स और ऑनेस्टी से इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज किया जाए। मोदी मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बना ही दिया आखिर। आज मैं देख ही रहा हूँ मैं इस चीज़ में। अच्छा है ना संकल्प जी, थोड़ा सी मतलब आपके बारे में बताओ मेरे को कि ना आप सिंपल शब्दों में आप करते क्या हो? देखिए, सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो मैं आपको घर बनाता हूँ, घर बना के मैं दोगे? मकान नहीं देता हूँ आपको। घर का मतलब क्या होता है? घर एक वो चीज़ होती है जहाँ पे आप रह सकते हो, जहाँ आपके इमोशंस होते हैं, जहाँ आपकी फैमिली होती है, जहाँ आपकी यादें जुड़ती हैं, जहाँ आपको सुकून मिलता है। तो मैं आपके लिए सुकून डेवलप करके देता हूँ। उसका क्या मतलब हुआ? शुरुआत की प्लानिंग से लेके हाथ में की हैंडओवर तक, पूरा मैं हेडेक जो रहता है ना वो टेक केयर करता हूँ। तो बेसिकली घर एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। मकान एक अलग चीज़ है कि ईंट से ब्रिक लगा के आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो मकान होता है। उसको घर बनाने के लिए आपको वो चीज़ें करनी होती हैं जिससे जो फैमिली बना रही है, उसका सपना पूरा हो कि मुझे यहाँ बैठ के खाना है, मुझे यहाँ सोना है, मुझे यहाँ अपना टाइम एन्जॉय करना है। वो सारी प्लानिंग से लेके एग्ज़ीक्यूशन तक हम लोग सब करते हैं। तो सीधी भाषा में अगर बोलूँ तो हम प्लानिंग से लेके, कंस्ट्रक्शन से लेके, इंटीरियर से लेके, ऑटोमेशन से लेके, एमेनिटीज़ से लेके सपोर्ट तक हुँ। आपके साथ है। मतलब जैसे एलआईसी कहती है ना, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। हम लोग घर बनाने के साथ भी और घर बनाने के बाद भी। बट संकल्प जी सही-सही बता रहा मतलब आज पॉडकास्ट में आए हो और मैं अपने हर गेस्ट से बात करता हूँ कि अगर मैं मेरे व्यूअर्स को कुछ वैल्यू एडिशन देना दूँ अगर दूँगा तो ही कोई फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का हमारे। सही-सही बताना, दिल पे हाथ रख के बताना कि जो आप कह रहे हो ये वास्तव में पॉसिबल है
क्योंकि अगर किसी को घर बनाने के लिए दिया तो आपसे पैसे हटने की हमेशा सोचेगा, खराब चीज़ें आपको देगा। आप चाहे फ्लैट ले लो, चाहे विला ले लो, चाहे खुद का कंस्ट्रक्शन बनाओ, जब तक आप वहाँ पे खड़े नहीं रहोगे तब तक आपको वो आदमी सही क्वालिटी मटेरियल नहीं देगा, ये श्योर है। अब आप बताओ कि आप कितने श्योर हो? देखिए क्या होता है ना, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। लोग कहाँ ठगे जाते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन में 90% चीज़ें वर्बल पे चलती हैं। मेरा घर ऐसा है, इतने गज का बनेगा, या इतने स्क्वायर फीट का बनेगा, ये कॉस्ट रहेगा। कुछ होगा अपन देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? स प्रोफ़ेशनल और अनप्रोफ़ेशनल के अंतर क्या होते हैं? सिंपल सा लॉजिक है कि प्रोफ़ेशनलिज़्म में यू हैव एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। आपको डे 1 पे क्लैरिटी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये कॉस्ट चाहिए। सबसे बड़ी ठगी कहाँ होती है? कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। हुँ। क्लाइंट ने बोला मुझे मेरा 60-40 का प्लॉट है, मुझे ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर बनाने हैं, राइट? अब ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर में यहाँ 3 रूम, वहाँ 4 रूम, 4, 5, 7 बीएचके बनाना है। तो सामने वाले ने बोल दिया कि एक्स-वाई-ज़ेड इतना कॉस्ट होगा। पर क्या क्लाइंट ने पूछने की कोशिश की कि इसका ब्रेकअप कहाँ है? अगर आप 1 करोड़ चार्ज कर रहे हो, मुझे इसका पूरा ब्रेकअप चाहिए। किस चीज़ का कितना चार्ज करो? आप अपनी फीस अलग रखिए। अरे कोई भी काम करता है तो अपनी 10-15% फीस कंसल्टिंग की रखता है, काम करने का फीस लेता है। उसके अलावा मुझे ब्रेकअप तो दीजिए आप। ये पूछना तो हक है। फिर वो कौन-सा मटेरियल लगा रहा है, कितना लगा रहा है। लोग क्या बोलते, बोल दिया हमने जिंदाल जेएसडब्ल्यू स्टील लगाएँगे। कितनी क्वांटिटी? भाई मुझे कैसे पता? तो अगर आप पहले से दोगे तो क्लाइंट को एटलीस्ट पता है, वो वेरीफाई कर सकता है मार्केट में। पहला है कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ रखते हो कि आपका घर सर इतने स्क्वायर फीट का, इतने दिन में बनेगा, ये एग्ज़ैक्ट मटेरियल, इतनी क्वांटिटी है, इतना हम यूज़ करेंगे। अगर आप ये एक भी एडवांस लेने से पहले क्लाइंट को देना होता है। हुँ। यहाँ नहीं देते हैं। क्लाइंट क्या बोलता है, मुझे कॉन्ट्रैक्टर बोलता है मुझे आप 10 लाख दे दो पहले एडवांस, या 20 लाख दे दो, मैं घर शुरू करूँगा। जैसे-जैसे आके सरप्राइज़ देते जाते हैं, एंड दैट्स हाउ आप क्योंकि आप बीच में फँस चुके हो ना। सी आप 50 लाख दे चुके हो। 50 लाख में अब या तो आगे जाना है या तो ये लॉस करना है। तो आप सोचोगे यार चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, एंड देन ये ट्रैप बनता जाता है। माय स्काई भारत में मैं बार-बार ये कहता हूँ कि हम कोई रॉकेट साइंस काम नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो टेस्ला या एलन मस्क ने किया है। पर बेसिक चीज़ है, एथिक्स और ऑनेस्टी को ला रहे हैं। उसका क्या मतलब हुआ? मैं अपनी फीस ले रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में एनीवन इज़ मेकिंग एक्स-वाई-ज़ेड प्रॉफिट, लेकिन मैं क्लाइंट्स को डे 1 पे बता के ले रहा हूँ। दूसरा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है आउटसोर्सिंग। कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहता, हर कॉन्ट्रैक्टर ठगना नहीं चाहता क्लाइंट को, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, ये पानी लिया, ये काम लिया, किसी और को दे दिया। वो भी थर्ड पार्टी को दे वो दो। भी थर्ड पार्टी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ये कर दिया। वो काम नहीं कर रहा है तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पैसे लेके खा चुका अपना कमीशन। रिफंड का ऑप्शन नहीं है, वो नहीं कर रहा, तो ये इस चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। तो हमने क्या डिसाइड किया, हम पूरी की पूरी इन हाउस टीम डेवलप करेंगे। जैसे आपकी पॉडकास्ट की टीम पूरी इन हाउस है ना, ऐसा तो नहीं कि कंटेंट कोई और लिखेगा, वीडियो कोई और बनाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। दैट्स हाउ यू आर एबल टू कंट्रोल द क्वालिटी। सिमिलरली ये लाने के बाद तो दिल पे हाथ रख के, गीता पे हाथ रख के, या जिस पे हाथ रख के बोलो, सच्चाई ये है कि अगर ईमानदारी से किसी बिज़नेस में उतरा जाए, तो उसको ठीक किया जा सकता है। देयर इज़ अ सेइंग कि द बोरिंग द जॉब इज़, द बिलियंस यू कैन मेक इनटू दैट, एंड कंस्ट्रक्शन इज़ द मोस्ट बोरिंग जॉब इन ऑन दिस प्लैनेट। और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में तो पूरा मार्केट रॉ पड़ा हुआ है। नो नो नन ऑफ द बिग प्लेयर इज़ देयर। ऑल द बिग प्लेयर्स आर इन इंफ्रा, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। रेसिडेंशियल में कोई क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि लोगों को लगता है छोटा टिकट साइज़ है, और क्लाइंट का परेशानी ये वो है। राइट। हम लोग 1 डेढ़ साल में, 2 साल में जो काम किए हैं, जो घर, आई एम टेलिंग यू, लोग अब हमें पैसे के रेफरेंस से ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। आई एम टेलिंग यू कि लोग रेफरेंस से ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ ये बात कि कोई भी चीज़ आप चाहते हो, आप कर सकते हो, और हम वो कर रहे हैं ग्राउंड पे। कितने घर बना दिए आपने आज तक? स्पेसिफिक्स पे जाए तो ऑलमोस्ट 32 घर हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट 47-48 हमारे ऑनगोइंग है, और मोर देन 70 अपकमिंग है। ऐसा बोला जाता है ना कि कंस्ट्रक्शन वर्कर में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, ऐसा है? आप फ़ील करते हो अभी आप, क्योंकि आप तो बहुत प्रोफ़ेशनल बात कर रहे हो। मुझे नहीं लगता ऐसा है, ये मिथ्स हैं। कंस्ट्रक्शन में गुंडागर्दी कॉन्ट्रैक्ट लेने तक होती है, वो भी इंफ्रा और उन प्रोजेक्ट्स में होती है। बड़े प्रोजेक्ट में? बड़े प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे, और अभी अभी तो बहुत गवर्नमेंट ने बहुत स्पेसिफिक कर दिया, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। पर बड़े प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पीपल वर फाइटिंग, ये पहले हुआ होता था, अभी ऐसा नहीं है ज़्यादा।
मतलब मैं मेरा बिलीव नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनली आप सी इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब आप लोकल लेवल के लोगों को हायर करते हो जिनको कोई स्किल पता है पर डिग्री कम्युनिकेशन प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम जाता है। हम लोग क्या करते हैं, सारे इंजीनियर्स को सिविल इंजीनियर की डिग्री चाहिए, दैट पीपल वी हायर। आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्चर फ्रॉम द प्रीमियम इंस्टीट्यूट, उसकी डिग्री चाहिए। सो व्हेन यू हायर अ प्रोफेशनल टीम, वो वैसा काम होता है। 1 करोड़ रुपए अगर किसी का बजट है कि भैया मैं 1 करोड़ रुपए घर पे लगाऊँगा बनाने के लिए, तो अगर मैं किसी ठेकेदार के पास जाऊँगा, तो वो मेरे से 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ तक भी जाएगा, क्योंकि घर बनते आगे पहुँच जाता है। तो क्या वो 1 करोड़ का घर जो बनना था, क्या वो 80 लाख या 60 लाख में बन सकता है? देखिए जो ये घर बनने वाली चीज़ होती है ना, ये क्लाइंट एक परसेप्शन के साथ में आता है कि 1 करोड़ है, उसने मार्केट में 10 जगह पूछा है, फिर 1 करोड़ पे आया वो, राइट? लेकिन मार्केट में तो पूरा चीटिंग चल रहा है ना। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट, मार्केट में तो पूरा चीटिंग चल रहा है। क्या पता वो घर 50 लाख में ही बन जाएगा? क्या पता 55 लाख में या 60 लाख का होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर अपना मार्जिन रख के 1 करोड़ बता रहे हैं। क्योंकि क्लाइंट ने तो उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर से बात की है ना, जिन्होंने उसको 1 करोड़, वो 1 करोड़ के तर्क पे पहुँचा कैसे? वो तो मार्केट से रेट लेके ही पहुँचा ना। भाई कोई गाड़ी लेने जाता है तो एक रेट तय करके जाता है कि मेरे को इतने बजट। तो कंस्ट्रक्शन का कोई वो नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर प्लानिंग और वो सारी चीज़ें प्रॉपर हो सकता है 1 करोड़ की चीज़ 50 लाख, 60 लाख में भी अचीव हो जाए। हुँ। इवन बेटर देन दैट। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है पूरी इंडस्ट्री से कि आस्क, ₹1 भी खर्च कर रहे हो तो पूछो कहाँ खर्च कर रहे हो मेरा पैसा? पीपल जस्ट टेक द क्लाइंट फॉर ग्रांटेड, वहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है। पूछ डाला तो लाइफ झींगा लाला, एक बहुत बढ़िया ऐड आया था कि ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं बता रहा हूँ सर यहाँ पे एक इंसिडेंट कि अगर किसी गाँव वाले को अगर बस में बिठा दिया ना हाँ। और एक शहर वाले को बस में बिठा दिया, तो शहर वाला शायद गलत डेस्टिनेशन पे उतर सकता है, बट अगर गाँव वाले को बिठाया तो राइट राइट डेस्टिनेशन पे उतरेगा। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर से भी पूछेगा, पास वाले बंदे से बैठने भी पूछेगा, भाई साहब ये वहाँ जा रही है क्या? भाई साहब ये बस वहाँ जा रही है क्या? सबसे पूछ लेगा और वो राइट डेस्टिनेशन पे उतरेगा। यस। तो हमेशा देखो ये लाइन तो गज़ब की हो गई आज, अगर आपने कोई भी काम कर रहे हो, तो पूछ लो भैया कि भैया इसका कॉस्ट कहाँ जा रहा है, कितने रुपए का है, कहाँ लगेगा, कैसे होगा, व्हाई, व्हेन, हाउ, वो पढ़ा ना डब्ल्यू, वो सारे डब्ल्यू पूछ लो उससे। तो आगे कॉस्ट सेव कर सकते हो और 1 करोड़ का घर जो आप बनाने जा रहे हो शायद वो 60 लाख में बन जाए, चाहे 50 में बन जाए। सर गज़ब की बात हो गई, इसकी बात करते हैं स्मार्ट होम क्या होता है सर आपके हिसाब से? स्मार्ट होम में मतलब क्या टेक्नोलॉजी लगाना इम्पोर्टेंट है या विदाउट टेक्नोलॉजी भी आप स्मार्ट होम बना सकते हो? सी स्मार्ट होम को आजकल लोगों ने ना सिर्फ ऑटोमेशन से कनेक्ट कर दिया है कि सिर्फ घर में टेक्नोलॉजी रहेगी वो स्मार्ट होम बनेगा। मेरा मानना थोड़ा अलग है। मुझे लगता है एक घर स्मार्ट वो होता है जिसमें स्मार्ट प्लानिंग रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इंडियन इंडियंस हैं, हमारी एक दिनचर्या होती है, हमारा एक शेड्यूल होता है। हम सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग उठ के प्राणायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करने वाले लोग हैं हम लोग। जिम जो लोग जिम करते हैं, राइट? उसके बाद में हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ी देर, फिर हम अपने ऑफ़िस जाते हैं, काम करके घर आके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप इस पैरामीटर को नोट करो, आपका घर जब बनना चाहिए ना, पहली चीज़ तो वास्तु ओरिएंटेड इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपको घर में नेगेटिविटी कभी आए ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। दूसरा, आपके घर की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि भई मेरा हेल्थ केयर एरिया ये है, मेरा योगा मेडिटेशन एरिया ये है, मेरा ड्राइंग और डाइनिंग यहाँ पे जहाँ किचन कनेक्टेड है, ओपन किचन, ताकि मेरी फैमिली से मैं कांस्टेंट बात कर पा रहा हूँ, यूटिलिटी प्रॉपर प्लान्ड हो, एंट्री प्रॉपर प्लान्ड हो। इसके बाद में आपके घर में डबल हाइट चीज़ें हो सकती है, डबल हाइट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें आपका घर लैविश लगता है, राइट। राइट? और ऐसी मल्टीपल चीज़ें। अगर आप बीमार हो, कोविड में हमने फेस किया कि बीमार लोगों को अलग कर लेते हैं, तो अलग-थलग फ़ील करने की जगह एक हेल्थ केयर एरिया बना दो कि घर में कोई भी अच्छा फ़ील नहीं कर रहा है, तो दे कैन यूज़ दैट एरिया प्रॉपर। हर चीज़ प्लान हो सकती है, आपके इसमें ग्रीनरी होनी चाहिए, इंटरनल कोर्टयार्ड होना चाहिए, ताकि आप ऑलवेज़ पॉजिटिव फ़ील करो। कौन-सा ट्री, कौन-सा प्लांट कहाँ पे लगना चाहिए, मनी प्लांट की कहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें स्मार्ट होम बनाती हैं। क्या 3 बीएचके, 4 बीएचके में पॉसिबल है? 1 बीएचके में भी पॉसिबल है। कैसे मैं बताता हूँ। सी हर जगह ना अलग-अलग परसेप्शन लोग डेवलप कर लेते हैं कि नहीं बड़े घरों में ही, बंगलों में ही ये होता है। मैं आपको बताऊँ, हमने 20 बाई 30 के 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे डबल हाइट के साथ प्राइवेट पूल टॉप पे बना के लिफ्ट लगा के घर बनाया है। इस पॉडकास्ट के बाद आपको सेपरेटली वीडियो दिखाऊँगा। अगर प्लानिंग अच्छी है, स्मार्ट प्लानिंग है, तो आप बहुत अचीव कर सकते हो। जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मेरा मानना है कि लग्ज़री या दैट थिंग सबके लिए अवेलेबल है, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू गेट इट, राइट। राइट? तो स्मार्ट होम को लेके मेरा जो है कि स्मार्ट प्लानिंग इज़ डेफिनिटली द मेन थिंग। देन ऑटोमेशन, जो एक्चुअल बात करते हैं ऑटोमेशन की, ऑटोमेशन में स्मार्ट होम में एडिशन हो जाता है ऑटोमेशन।
राइट? बट लोगों ने क्या बना रखा है कि अगर घर में ऑटोमेशन है देन ओनली इट्स अ स्मार्ट होम। स्मार्ट इन्वॉल्व करता है स्मार्ट आर्किटेक्चरल प्लानिंग, स्मार्ट कंस्ट्रक्शन, देन स्मार्ट इंटीरियर्स, देन स्मार्ट एमिनिटीज, देन स्मार्ट ऑटोमेशन। ये 5 चीज़ें मिलाती तब स्मार्ट होम बनता है। जैसे किसी ने पुराना घर बना रखा है ऑलरेडी, तो उसको एलेक्सा से ऑटोमेट करके बनाया जा सकता है कि पंखा-वंखा चल जाए, लाइट-वाइट जल जाए, टीवी-वीवी चल जाए, एसी फ्री ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए। हाँ, बिल्कुल। क्या हो गया अभी ऑटोमेशन में इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई कि आपके जो ट्रेडिशनल स्विचेज़ हैं ना, बस उसको ऑटोमेट कर लीजिए आप और वो एलेक्सा या गूगल होम से कनेक्ट हो जाएगा और आप वर्बल कमांड से किसी भी होम को स्मार्ट बना सकते हैं। तो सबसे बेटर क्या है? अगर मतलब अगर देखा जाए तो स्मार्ट होम के लिए गूगल असिस्टेंट बेटर है या एलेक्सा बेटर है, आपके हिसाब से? सी आई वुड से कि दोनों चीज़ों के अपने-अपने फ़ायदे, अपने-अपने नुकसान हैं। एलेक्सा इंडियन डिमांड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो लोग एलेक्सा क्योंकि अमेज़न पे ईज़िली अवेलेबल है, पीपल आर गोइंग फॉर एलेक्सा क्योंकि वो एंड्रॉयड कंपैटिबल ज़्यादा अच्छा हो जाता है, राइट? तो मैं दोनों को ऐसे अलग से रेट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीवन बट पीपल आर प्रेफरिंग एलेक्सा। अच्छा, कोई ऐसा गैजेट, स्मार्ट गैजेट जो आपने किसी घर में लगाया हो सिक्योरिटी के पर्पज़ से, जो आप बताना मैं चाहें? बताता हूँ, एक बहुत इमोशनल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। एक ना भोपाल में एक एक्स पर्सन है, उनका हमने घर बनाया। उनके घर में हमने एक छोटी-सी चीज़ लगाते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट में एसओएस अलार्म व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ अ पैनिक और इमरजेंसी बटन। तो हमने उनके वॉशरूम में इमरजेंसी बटन लगाई जो हमने घर बनाया है। ही इज़ इंटू बैंक तो वो एक दिन बैंक गए अपने उनके पिताजी ऑलमोस्ट 72 इयर्स के घर पे अकेले थे। उनके पिताजी को पैनिक अटैक हुआ एक। अटैक मतलब ही वाज़ नॉट फीलिंग वेल तो वो हम इंडियंस क्या वॉशरूम में जाते हैं तुरंत। वॉशरूम में जाके गेट बंद कर लेते हैं। तो ही आल्सो डिड द सेम और वो एक्चुअल में एक हार्ट अटैक था। तो अब उस समय हम फ़ोन लेके नहीं जाते, घर में कोई नहीं है। यू सी द सिचुएशन। तो क्योंकि वो रेड कलर का पैनिक बड़ा-सा बटन था और सबको ब्रीफ किया था कि ये ज़रूरी है, कभी घबराओ घर में कोई चोर आए, कुछ भी आए, आप दबाओ। उन्होंने दबाया। ज़ोर से अलार्म बजा घर में, जैसे फायर अलार्म बजता है ना, सिक्योरिटी अलार्म, वैसा। तो बगल वाले घर से उनके जो नेबर्स थे, वो दौड़ के आए, उन्होंने दरवाज़ा जैसे-तैसे खोला, तोड़ा, अंदर आए, बाथरूम तोड़ा। इट टेक देम टाइम, बट उनको हॉस्पिटल ले गए एंड वी आर वेरी प्राउड कि उनकी जान बचाई। वॉव! आई कांट टेल यू जिस दिन मिस्टर एक्स जो थे जब वो वापस आए ही वाज़ ऑन माय फीट्स कि संकल्प जी मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता कि आपने ये हमारे लिए मतलब मेरे पिताजी की जान बची और हमने कभी नहीं ये केस स्टडी के पहले हमें पता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वी वर जस्ट ट्राइंग कि आम आदमी डिफिकल्टी कहाँ फेस करता है। सो दिस इज़ द डेफिनिशन ऑफ एक्चुअल स्मार्टनेस। स्मार्ट गैजेट जैसे वॉल माउंटिंग सेंसर आते हैं। हुँ। आप घर में लगा लो, चोर उचक्का या कुत्ता, बिल्ली एनीथिंग विल कम टू योर हाउस यू विल गेट टू नो। ये स्मार्ट सेंसर होता है। वाइब्रेशन सेंसर्स होते हैं। आपके घर के विंडोज़ को कोई तोड़ने की कोशिश करे तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, राइट? वॉव! ये सब है अभी। एआई इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरास होते हैं कि एंट्री में अगर ऐसे घर आए हैं जो अभी प्रयागराज के कुंभ में भी यूज हुए थे काउंटिंग ऑफ द पीपल के लिए वो एआई बेस्ड कैमरास होते हैं राइट जो क्या करते हैं आपके घर में कोई अननोन फेस आया तो इट विल नोटिफाई यू कि समवन अननोन हैज केम टेक्नोलॉजी इज टेकिंग यू समवेयर एल्स यू जस्ट नो नीड टू नो हाउ टू यूज इट गैप कहाँ आ रहा है लोग इस गैजेट और ये पैसे इसके स्मार्टनेस के नाम पे लोगों से पैसा ठग रहे हैं ये बहुत पैसा लग जाएगा। बहुत पैसा लग ये जाएगा सोच रहा हूँ कि यार मतलब आप ये बातें करो इतना अगर स्मार्ट बना देंगे तो पैसा 25-30 लाख रुपए तो आप ही ले लोगे। मैं एक स्मार्टनेस की डेफिनेशन देता हूँ आपको, एक फ्लो बताता हूँ कि लेट्स से आपका घर मैंने स्मार्ट बना दिया, जो मैं घर बनाऊँगा। आपकी कार पे एक आरएफआईडी लगाऊँगा, आप जैसे ही घर आओगे, आपका मेन गेट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, राइट? जैसे ही आपकी कार गई, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप मेन डोर पे गए, आपके आईज़ स्कैनर से आपका गेट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। जैसे ही आप एंटर हुए, इट विल से योर नेम कि वेलकम टू होम। ऑटोमेटिकली आपका पैरामीटर के हिसाब से जो सेट करके रखा है कि आपको एसी चाहिए, नहीं चाहिए, इस टेम्परेचर पे चाहिए, म्यूज़िक अरिजीत के गाने सुनते हो वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। आपके लिए गीज़र ऑन हो जाएगा बिकॉज़ इट नोज़ कि आपको नहाना है, राइट? फिर जैसे ही आप ये सब होने के बाद आपको बाकी चीज़ें जो कंट्रोल करनी है अपने हिसाब से सेट करके वो हो जाएगा। लाइटिंग इस रूम की माइल्ड हो जाएगी, ये हो जाए वो सारा हो जाएगा। देन आप जब सुबह उठोगे तो इट विल से यू कर्टन ओपन हो जाएगा आपके रूम का और इट्स विल से गुड मॉर्निंग। वॉव! आई कांट टेल यू इस लेवल पे आप स्मार्टनेस डेवलप कर सकते हो इफ यू प्लान प्रॉपर्ली। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ये ओवरऑल चीज़ जो है ना ये कोई 25 लाख 50 लाख वाली चीज़ नहीं है। इफ यू प्लान प्रॉपर्ली 5-10 लाख रुपए में ये सारी चीज़ें हो जाती। बट पीपल आर चीटिंग हियर। मैं तो क्या ऑडियंस से बात करता हूँ यार इस बारे में, देखो इतने अच्छे-अच्छे फाउंडर्स आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा मतलब द फाउंडर्स ड्रीम, एक सपना लेके चलता है एक आदमी, मतलब ये सर को क्या पड़ी है कि मतलब ये आपका अलार्म सिस्टम लगाए,
ये सर को क्या पड़ी कि आपके सीसीटीवी कैमरा लगाए, अनेबल्ड करे, एआई इन्फॉर्मेशन वाला चीज़ें करे, आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करे। ये तो आराम से आपको बोल सकते हैं ना कि 25 से 40 लाख रुपए लगेंगे, आप आपका पैसा दो और काम कर लो, काम खत्म हो जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं? देखो फाउंडर्स ड्रीम हमने प्लेटफ़ॉर्म बनाया है ना, आप लोगों के लिए बनाया है कि कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रहा है तो उसके पीछे का विज़न क्या है? अगर आप ये लोग नहीं समझोगे कि उसके पीछे आदमी कौन है, करता है क्या है, तो आप फ्रॉड के शिकार से बच जाओगे पहले तो। उस बंदे को देखो, उसकी मानसिकता देखो, वो कैसे काम करता है, क्या विचारधारा रखता है। जब आप उससे कनेक्ट करोगे ना, तब आप उसके प्रोडक्ट में बिलीव कर पाओगे। कोई और पॉडकास्ट देखो नहीं देखो, द फाउंडर्स ड्रीम आपको देखना ही है, कंपल्सरी है 500%। सर एक बात करते हैं, आप इतना डीप डाउन हो गए हो प्रोडक्ट के अंदर क्योंकि आपने इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है, चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्प भी कर रहे हो। पैसा कमाना तो पड़ेगा ही, ज़िंदगी जीनी है, आपको भी जीनी है, मेरे को भी जीनी है, सब कमाएँगे। बट आप जो काम कर रहे हो दैट इज़ गुड थिंग। अब एक सुरक्षित घर बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताओ कि ये 4-5 चीज़ें ऐसा करेंगे तो एक सुरक्षित और बेहतर घर बनाया जा सकता है। दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन आई लाइक अबाउट इट। सुरक्षित वर्ड जो आपने ऐड किया है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। लोग जहाँ पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। हम लोग इंडियंस क्या इमोशंस पे चलते हैं, राइट? हम डेटा और फैक्ट्स पे नहीं चलते हैं, पर घर डेटा और फैक्ट्स पे बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्लॉट है, किसी भी जगह पे, राइट? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस प्लॉट की फेसिंग क्या है? फेसिंग के बाद में आपके प्लॉट का विंड मूवमेंट क्या है? हुँ। मतलब जब कि हवा किस साइड से किस साइड फ्लो करती है? आपके घर का सन मूवमेंट कैसा है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे स्मार्ट आर्किटेक्चरल प्लानिंग हो पाएगी कि 2 बजे दोपहर में आपको अगर इस साइड पे मैंने बड़ा-सा काँच का डोर दे दिया तो आपको पूरा घर गरम हो जाएगा। इट विल नॉट फील गुड। तो पहला स्टेप है ये इवैल्यूएशन करना। दूसरा आपकी सॉइल टेस्ट करना, आपकी सॉइल की स्ट्रेंथ को पता करना। हुँ। क्यों ज़रूरी है? सॉइल की स्ट्रेंथ पता नहीं होगी तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी? कई जगह पे लूज़ सॉइल होती है, लूज़ सॉइल में घर नीचे धँस जाते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे। सर भूकंप आ गया ना म्यांमार में, गिर गए अगर वहाँ पे तो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लिखा आ रहा है कि अगर अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो बिल्डिंग गिर जाती खतरा वाली। बाकी जिस-जिस में प्लानिंग नहीं है सब बिल्डिंगें गिर गई। यही, उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो सॉइल टेस्ट बहुत ज़रूरी है, उससे स्ट्रेंथ पता चलती है, एक एसबीसी रिपोर्ट आती है, उससे पता चलता है स्ट्रक्चर कैसे बनना है। अब जब स्ट्रक्चर बनता है तो 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर अर्थक्वेक प्रूफ होना ही चाहिए। अर्थक्वेक प्रूफ और नॉर्मल स्ट्रक्चर में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि अर्थक्वेक आने के बाद में साइट हैंडल हो जाती है, अर्थक्वेक को ट्रेमर को ले लेती है और गिरती नहीं है। खर्चा 2-3 लाख रुपए ज़्यादा लगता है, स्टील 2-3 लाख रुपए का ज़्यादा लगता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता है आपको। दूसरा, आपका घर अगर G+1 बन रहा है, G+2 बन रहा है, तो 1 एंड हाफ फ्लोर का एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपको मिलना चाहिए। कल को फ्यूचर में आप 1 एंड हाफ फ्लोर एक्स्ट्रा एक्सपेंड कर पाओ तो आप यू शुड बी एबल टू डू इट। ये लोग नहीं करते हैं, इसमें 3-4 लोग लाख रुपए बच जाते हैं। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर अर्थक्वेक प्रूफ हो और 1 एंड हाफ फ्लोर एक्स्ट्रा अफोर्ड करे, ये हम बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं। फिर आपका जब ये हो गया, आर्किटेक्चरल प्लान बन गया, क्लाइंट के साथ डिस्कस हो गया, फिर ग्राउंड लेवल पे मार्किंग होती है, सर्वे मार्किंग कहते हैं, मशीन से जैसे आपने देखा रोड के सर्वेज़ होते हैं, मैनुअल मार्किंग नहीं होनी चाहिए। सर्वे से डेटा ओरिएंटेड कितना डिग्री कहाँ-कहाँ, फिर उसके हिसाब से मार्किंग पॉइंट्स बनते हैं कि यहाँ एक कॉलम आएगा, यहाँ एक कॉलम आएगा, वो होता है। उसके बाद में जेसीबी आती है, आपके लिए एक्सकेवेट करती है, मतलब फाउंडेशन खोदी। फिर आपके लिए पीसीसी करती है, फिर कॉलम खड़े होते हैं, फिर आपका प्लिंथ बनता है। प्लिंथ में बैकफिलिंग होती है सॉइल की, उसको कंसोलिडेट किया जाता है, मतलब स्ट्रेंथ देके मजबूत किया जाता है। लोग ये भी नहीं करते। टर्माइट ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है घर में एंटी टर्माइट के लिए। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट ज़रूरी है क्योंकि घर में वो नहीं आना चाहिए, टर्माइट नहीं प्रॉब्लम हो टर्माइट क्या होता है? दीमक, दीमक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। दीमक, कीड़े, बाकी कुछ भी इंसेक्ट ये घरों में ज़्यादा होता है मतलब जो ज़मीन वाले घर होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, फ्लैट्स में नहीं होता है। फ्लैट्स में नहीं होता। फ्लैट्स में भी लेकिन ये लोग बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे करना ही पड़ता है। तो कोई भी इंसेक्ट आ सकता है, सिर्फ़ दीमक नहीं, वो ट्रीटमेंट ज़रूरी है। उसके बाद में आप कॉलम खड़ा करते हो, फिर आप स्लैब डालते हो, ऊपर का छत। तो फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, आपके घर का वज़न ईंटों पे नहीं आ रहा है, आपके घर का वज़न आ रहा है कॉलम और बीम पे। ये बहुत ज़रूरी है। कल को आप वॉल तोड़ दो तो आपका घर नहीं गिरेगा। स्लैब डाला, फिर ऊपर गए स्लैब डाला, अपनी ड्राइंग के साथ में ब्रिकवर्क शुरू किया। ब्रिकवर्क के बाद में आपने प्लास्टरिंग किया, फिर पेंटिंग होती है, 6 कोट पेंटिंग होती है फिनिशिंग्स के लिए। साथ-साथ में आपका टाइलिंग का वर्क शुरू हो जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये क्या मल्टीपल टीम साथ में काम करती है। टाइलिंग फिनिश हुई उसके बाद में उसके टाइलिंग के पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रेशर टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सी घर के 2 ही प्रॉब्लम है, एक क्रैक और एक सीपेज। अननेसेसरी और अनड्यूलेशन वाली स्ट्रेंथ वाला फाउंडेशन बनाने से क्रैक आते हैं और प्रेशर टेस्ट ना होने की वजह से सीपेज आता है।
कि इंटरनल लोग क्या करते हैं, बाहर फैंसी आइटम लगा देते हैं, इंटरनल में कुछ भी घटिया आइटम लगा देते हैं। वहां पे पानी कंटिन्यूस रिसता रहता है और सीपेज आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो उसका प्रेशर टेस्ट होना बहुत जरूरी है टाइलिंग के पहले। फिर आप टाइलिंग लगा दीजिए प्रेशर टेस्ट के बाद में, देन पेंटिंग, फिनिशिंग, एंड देन एलिवेशन, एंड देन कंप्लीट। ये हो गया आपका एकदम बेस्ट घर बनाने का एंड तरीका। टू एंड कंप्लीट हो जाता है फिर। सबसे बढ़िया बात इसमें तो भूकंप रोधी बनना चाहिए, बहुत सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। मुझसे लोग पूछते हैं बैंगलोर में आके कि सर आप भूकंप अर्थक्वेक प्रूफ मत बनाइए, थोड़ा पैसा कम कर दीजिए। यहाँ पे बैंगलोर में तो वो नहीं आता आ है। गए तो किसी दिन। मैंने कहा कोविड आया करता था क्या 2019 2020 के पहले? तो बोले नहीं। मैंने कहा आ गया ना। और कोविड अब हमने देखा ही है कैसा है। इट्स अ नेचुरल डिजास्टर, एनीथिंग एनीथिंग कैन कम एनी टाइम। और देखो ना कितना, मतलब मैं तो आज वो अप्रिशिएट करता हूँ उन इंजीनियर्स को कि जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई, जिन्होंने ऐसा काम कर दिया कि वो बिल्डिंग ही नहीं गिरेगी। मतलब 50 100 200 माला की बिल्डिंग नहीं गिर रही भूकंप में। वो आज की रेट में फाउंडर जिसने बनाई होगी वो कितना खुश होगा। और सोचिए, खर्चा बिल्डिंग का अगर 10 रुपए खर्चा है ना, तो उसने बस 50 पैसे एक्स्ट्रा लगाए होंगे। वो 50 पैसे बचाने के लिए आज कितने लोगों का नुकसान होता है, आप सोचिए। ये मैं समझाना चाहता हूँ। ये चीटिंग मत करिए आप लोगों से। मैं बस इस मुहिम के खिलाफ हूँ कि आप क्लाइंट को बताइए, चीटिंग मत करिए। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है कि क्लाइंट क्लाइंट पूछेगा तो हम बता देंगे। क्लाइंट को क्या पता है यार? उसको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उसको। कुछ भी नहीं पता ना। आपको सब बताना पड़ेगा। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि उसको सब कुछ पता होगा? ही इज नॉन टेक्निकल पर्सन, तभी तो आपके पास आया, नहीं तो खुद नहीं बना लेता क्या? अच्छा, ये ना आजकल ये नई-नई ब्रिक्स मैं देख रहा हूँ, मतलब पहले तो लाल ईंटें होती थी, फिर व्हाइट कलर की बड़ी ईंटें आई है, तो दोनों में से बेस्ट कौन है? मतलब सी बेस्ट का रिकमेंडेशन ना, कंस्ट्रक्शन इज अ फील्ड जहाँ पे रेगुलर अपडेट और अपग्रेड्स होते रहते हैं, राइट? तो जब आप बेस्ट की बात करते हैं तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। ऐसा किसी का नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग रेड ब्रिक्स ही से ही बनाते हैं, क्योंकि रेड ब्रिक्स में क्या होता है, लोग टेम्परेचर लिटिल बिट हियर एंड देयर, जैसे ब्लॉक से आप घर बनाएंगे तो टेम्परेचर आधा डिग्री कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हियर एंड देयर ब्रिक में आधा डिग्री कम होता है टेम्परेचर, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसमें जल्दी बन जाता है, कॉस्ट थोड़ी कम होती है। एसी ब्लॉक्स वगैरह जो सॉलिड ब्लॉक्स आप यूज करते हैं ना, उसमें फिर अब तो कंस्ट्रक्शन में माइवन कंस्ट्रक्शन आ गए हैं, प्री फैब कंस्ट्रक्शंस आ गए हैं, अब तो बहुत सारी चीजें आ गई है। तो हर चीज के अपने अपने एडवांटेजेस, इसको ये कंपेयर नहीं किया जा सकता कि ये अच्छा है वो खराब है। जैसे तरीके से आप बनाओ, घर स्ट्रेंथ में बेस्ट होना चाहिए बस। अच्छा, तो ये आजकल लोहे के सरिये प्लस वो फाइबर के सरिये भी डालने लग गए, तो फिर लोहे का लगाएँ कि फाइबर का सरिया लगाएँ? मैंने जैसा बोला कि अपनी-अपनी चॉइस और अपनी-अपनी जगह पे आपको ये मेज़र करना पड़ेगा कि घर कहाँ पे कैसा बन रहा है। अगर बहुत हायर फ्लोर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बहुत कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो आप, तो आपको सरिया लोहे का ही डालना पड़ेगा। फाइबर के सरिये इफ यू आर गोइंग फॉर बिल्डिंग G+1 जहाँ पे कुछ ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है साइड पे, वो नहीं होना है, तो उसमें आप जा सकते हो। पर ऐसा इवन कई बिल्डिंग के एग्जांपल ऐसे हैं कि हाई राइज़ भी इन्होंने बनाया है इसमें। तो मैंने बोला ना, कंस्ट्रक्शन इज़ अ एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। हर चीज़ अलग-अलग, इंजीनियर्स का माइंड यही है। आप देखिए ना, इंडिया कैसे-कैसे बिल्डिंग्स, कैसे-कैसे इंफ्रा बने हैं। शुरू से हमारे देश में तो इतने ऐतिहासिक, आप तो राजस्थान से हैं, राजस्थान के किले देखिए। अच्छा, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि भूकंप तो चलो ठीक है, भूकंप आया तो बिल्डिंग का हिलना-डुलना, पर कुछ घर मैंने ऐसे भी देखे हैं, कुछ वीडियोज़ ऐसे भी वायरल होते हैं कि वो घर पहले तो झुकता है, फिर सब खाली करते हैं, फिर वो धड़ गिर जाता है। हाँ। तो मतलब बिल्डिंग कोलैप्स हो क्यों जाती है? मतलब ये कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की वजह से हो रही है, सॉइल की वजह से हो रही है, किसकी वजह से होती है? ये जितनी तीनों चीज़ें बोली, इन तीनों की वजह से हो रही है। एक फैक्टर नहीं होता इसका, क्योंकि देखिए क्या होता है कि लूज़ सॉइल, जैसे हाँ, मैं बता रहा था ना कि हम इंडियंस इमोशंस पे जाते हैं। कैसे इमोशन पे? कि अरे यार, मिट्टी ठीक है, चल 5 फीट खोद देते हैं और खड़ी कर देते हैं फाउंडेशन। यही होता है, ग्राउंड से 5 फीट खोद के वी हैव स्टार्टेड द फाउंडेशन। ये हो गया इमोशन। अब एसबीसी रिपोर्ट कह रही है कि फाउंडेशन, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बोला कि फाउंडेशन कम से कम 7 या 10 फीट जानी चाहिए। मतलब उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो आपने नहीं किया काम, तो एक फैक्टर वो खराब हो गया। फिर आपने अर्थक्वेक प्रूफ प्रूफ स्ट्रक्चर नहीं बनाया, या सरिया कम लगा दिया आपने। आपने स्टील कम लगा दिया ग्राउंड पे फाउंडेशन में। हाँ, फाउंडेशन में अगर स्टील कम लग गया, अनदर फैक्टर, राइट? फिर आपने कंस्ट्रक्शन में लोड कहाँ पे दिया? आपके कॉलम पे, कॉलम का साइज़ ठीक है, नहीं है? कॉलम मतलब आपके जो पिलर पिलर खड़े होते हैं। पिलर जो खड़े होते हैं, पिलर का साइज़ सही है, नहीं है? बीम का साइज़ सही है, नहीं है? ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, कभी भी घर बनाओ ना, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनती है। बढ़िया, आदमी को, नॉर्मल आदमी को कैसे पता चलेगा? कॉमन मैन को कैसे पता चलेगा? वो तो आपने तो बोल दिया कि ये सही है। आप आर्किटेक्चरल प्लान बनाते हो, आपने देखा, आपके जितने भी रिश्तेदार आर्किटेक्ट हैं, सबको दिखाते फिरते हो कि यार ऐसा घर है, सही है क्या? वास्तु के हिसाब से सही है क्या? आप वास्तु को कंसीडर करते हो? आप उस कॉन्ट्रैक्टर से स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्यों नहीं माँगते पहले? घर
पे काम होने के पहले स्ट्रक्चर ड्राइंग आपके पास आना चाहिए। आप 10,000 रुपए खर्च करके 5,000 किसी थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के पास जाइए और दिखाइए कि क्यों भाई ये सही बनाया ना? वो आपको बता देगा हाँ भाई साहब ये इतना मटेरियल यूज़ कर रहा है, इतना करे, सही है, गलत है। भई अपने को कोई बीमारी डॉक्टर बताते हैं तो अपन सेकंड ओपिनियन तो लेते हैं ना। लेते हैं 100% स्ट्रक्चर में लोगों को पता नहीं, लेना ही चाहिए। आप कहीं पे भी कोई भी घर बना रहे हैं, आप स्ट्रक्चर का ओपिनियन ज़रूर लीजिए। लोगों को 5-10 लोगों को पता नहीं है तो लोग जाते नहीं, 5,000 10,000 आप दे के रिपोर्ट वैलिडेट कराइए और उसने कोई फीडबैक दिया तो वो कंस्ट्रक्शन वाले से बोलिए। क्योंकि ना वो एक ऐसा पार्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अलावा कोई पढ़ नहीं पाता है। नहीं कैसे, वही तो पूछा मैंने। एग्जैक्टली तो क्या होगा, वहाँ पे ये लिखा रहता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में कि इतना स्टील लगेगा, इतने मोटे कॉलम आ रहे हैं, पिलर आ रहे हैं, इतना मोटा बीम आ रहा है, इतना मोटा छत का थिकनेस आ रहा है। ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। मैं तो कह रहा हूँ आज की जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, अगर मान लो किसी उस बंदे के पास पहुंच गया जो घर बनाने वाला है, वो 100% उस ठेकेदार से बात करेगा ही करेगा और वो पूछेगा ही पूछेगा, मुझे बताओ भाई इसका क्या है। ये वो नहीं होता कि मतलब कि अरे मेरा वो मूवी आई थी नायक मूवी, ये बोला कि जो भी खरीदो आज तो वो बिल हाँ, पक्का बिल देके खरीदना। क्या तो बिल वो सीन आज हो सकता है कि भैया हर बंदा जो घर बनाने की कोशिश कर रहा है, जो आज ये तो एक ऐसा टॉपिक है अपना जो मेरे ख्याल से 50 साल तक सेम चलेगा। तो जब भी आप घर बनाओ, वो पेपर ले लेना, जैसे मैं क्वेश्चंस के पेपर होते हैं मेरे पास बात करने के लिए, वैसे आप सामने दिखा देना कि सर बताओ कि ये सही है कि नहीं है, और 4 जगह और पूछ के आओ, तब जाके एक अच्छी चीज मिल पाएगी आपको। और उसमें ना स्ट्रक्चरल कंपनी जो भी बना रही है उससे बोलो कि मुझे 50 साल की वारंटी चाहिए स्ट्रक्चर पे राइटिंग में। बाप रे, ये तो आप मुझे बोल दिए। स्ट्रक्चर की वारंटी आपको 50 साल की अगर कोई नहीं दे रहा है मतलब वो चीटिंग कर रहा है। कोई लिखित में अगर नहीं दे रहा आपको कोई भी वो चीटिंग कर रहा है। सी आप देख रहे हो हमारे पूर्वजों ने जो घर बनाए हैं 200-200 साल तक कुछ नहीं होता। हाँ सही बात है। नहीं होता ना। आज की बिल्डिंगें क्यों गिर रही 10 साल 5 साल में? क्यों क्रैक्स आ रहे हैं उनमें? चीटिंग, बिकॉज़ ऑफ चीटिंग ओनली नो। आप राइटिंग में दो ना। मैं कहता हूँ ना कि हम राइटिंग में देंगे भाई। नहीं है तो आप कंपनी पे आइए। बोलिए कंपनी क्या कर रही है? इफ यू आर डूइंग समथिंग यू शुड बी रिस्पांसिबल फॉर इट। संकल्प जी, अब देखो ये बातें तो अपन ने करी और फाउंडर्स ड्रीम है, तो एक बात तो बनती है कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू कैसे किया जाए, अगर कोई कंस्ट्रक्शन मतलब जो बड़ा ठेकेदार बनना चाहता है आपकी तरह, तो कैसे किया जाए। देखिए कंस्ट्रक्शन ही नहीं, कोई भी बिज़नेस है उसकी 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। एक्सट्रीम हार्ड वर्क, राइट? राइट मार्केट, राइट अप्रोच। 3 चीज़ें होती हैं। अब राइट मार्केट, कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ पे कोई कोई एनोनिमस पर्सन भी आ जाए तो वो अच्छा बना सकता है। उसके लिए पहले खुद समझो। सी मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, राइट? अब मुझे कंस्ट्रक्शन में पैशन है। पर ये इंजीनियर होते ही बावले हैं, पता है, करते इंजीनियरिंग है फिर कुछ बिजनेस बिजनेस रन करके कुछ अजीब अजीब चीजें करते हुए खुद भी इंजीनियर होते। मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ एक। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे हैं, हाँ। कोडिंग वोडिंग तो नहीं कर रहे हैं, बट कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। मेरे साथ भी वही केस है। तो मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ बाय प्रोफेशन, बाय एजुकेशन। बाय प्रोफेशन तो ये हूँ। मैं पागलों की तरह मुझे कंस्ट्रक्शन समझना था और मुझे समझ में आ गया कि ऑफिस में बैठ के नहीं समझ में आएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने लगभग 117 कंस्ट्रक्शन साइट्स पे रेगुलरली विजिट करके कंस्ट्रक्शन को समझा है। मैं लेबर के साथ में इन्वॉल्व हुआ हूँ ग्राउंड पे विदाउट एनी कॉस्ट। एक बार तो ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मेरे कुछ दोस्त एक साइट विजिट करने के लिए आए और मैं वहाँ पे हेलमेट लगा के ब्रिक्स दे रहा था 2 आदमी को। ओह माय गॉड। वो बोले, "संकल्प भाई आपने ये शुरू कर दिया?" मैंने कहा, "यार बस कर रहा हूँ।" मतलब आई डिडन्ट सेड एनीथिंग। बाद में ज़रूर अब फ़ोन आता है तो हँसी-मज़ाक चलती रहती है। बट सबसे पहला किसी भी बिज़नेस में एंटर हो रहे हो उसके सबसे टेक्निकल डिटेल डीप डाइव करके समझिए कि इसकी गहराई क्या है। लोगों को बस पैसा दिखता है कि फ़ायदा ये है। अरे उसमें कहाँ जा सकते हो? आपको करना क्या है? और दूसरी चीज़ अगर सक्सेसफुल होना है, आँखों में आँख डाल के ना क्लाइंट के जब आप एथिक्स और ऑनेस्टी की बात करोगे ना, वो आपको प्रोजेक्ट देगा। और कोई वो एक किसी ने कहा था कि ₹100 कोई दे रहा है तो उसको ₹1000 का काम करके दो। सब यही बोलते हैं। 10 काम ये कर दो, हो नहीं रहा ना, आज 100 रुपए का दे रहे हो तो 40 ही का ही काम करके देगा। इसीलिए तो वही 1% लोग फाउंडर्स क्लब में आ पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं। गजब बोल दिया सर आज आप। तो आपको पता प्राइस लॉकिंग मैन भी बोलते हैं, तब आंख में आंख डाल के लिख देते हो कि 1 करोड़ मतलब 1 करोड़। सो ये एक बहुत टर्म है जो मुझे कई लोगों ने दिया है प्राइस लॉकिंग मैन करके बिकॉज़ और ये मॉडल काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने हमसे बोल के फॉलो करना शुरू किया है विद टर्म्स एंड कंडीशन। मेरा मानना क्या है, क्लाइंट को चीट कैसे किया जाता है, आज आप आए आपको एक डिज़ाइन दिया, एक बोला कि ये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है, इसका कॉस्ट लगेगा, फिर डिज़ाइन के बाद कॉस्ट चेंज होगा, आगे-आगे चेंज होगा। मेरा मानना ये है कि बिफोर यू पे मी 1 रुपी मैं आपको कॉस्ट दे दूँगा कि ये 1 करोड़ 1,17,000 का प्रोजेक्ट है, ये सिग्नेचर कर दी मैंने। ये 1 करोड़ 1,18,000 भी नहीं होगा। हुँ।
ये मेरा वो है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें, क्योंकि इन्फ्लेशन भी 10% बढ़ता है। हर आदमी चीट करने बैठा है। 6 साल महीने तो लग ही जाएंगे ना घर बनने में। 1 साल लगता है, तो 1 साल में इन्फ्लेशन 8-9% तो बढ़ता है। मर जाएगा। हम लोगों का प्लानिंग ही ऐसा रहता है कि हमने प्राइस लॉकिंग फैसिलिटी डेवलप की विथ नो टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब द डे यू साइन द एग्रीमेंट, आपका प्राइस कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम डे 1 पे पूरा क्लैरिटी से आपको दे देते हैं। हम पैसा लेंगे ही नहीं जब तक कि आपका और हमारा एग्रीमेंट प्राइस लॉकिंग वाला साइन नहीं हुआ। मेरा विजन है इस इंडस्ट्री को लेके, प्राइस लॉकिंग अगर मैंने कर दी तो मैंने 90% इंडस्ट्री को विन कर लिया। क्योंकि यही तो चीटिंग है ना, पैसा बढ़ना ही इज चीटिंग और टाइम बढ़ना इज चीटिंग। राइट। तो हमारा है वन कॉस्ट, वन क्वालिटी, वन टाइमलाइन। इस मॉडल को हम फॉलो करते हैं। आपको 2 अवार्ड भी मिले सर, बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मतलब कंपनी का अवार्ड मिला है। कौन कौन से अवार्ड है सर, कैसे मिले आपको? एक हमें मिला है बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी का 2024 में। बहुत सारी कंपनी, उन कंपनीज का तो नाम नहीं लूँगा, पर मिले हैं। वो आते हैं, वैलिडेट करते हैं कि आप फास्टेस्ट ग्रोइंग में हैं, काम कैसा कर रहे हैं, क्लाइंट का फीडबैक लेते हैं और जाके आपने प्रोजेक्ट कैसे कर रखे हैं, वो सबमिट करने के बाद में हमें चूज़ किया गया था। एंड हम 2024 में एक अवार्ड विन किए थे, और एक अवार्ड अभी मुझे जनवरी 23 को मिला था दुबई में, हाँ। बाय ग्लोबल आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डर्स। उन्होंने भी हमारे प्रोजेक्ट के सबमिशंस मांगे थे, रिकॉग्निशन वैलिडेट किया कि आप प्रोजेक्ट कैसा बना रहे हो, क्या कर रहे हो। और उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे हमारा बैंगलोर में बीटीएम में एक प्रोजेक्ट है, वेगा सिटी मॉल के पीछे, जहाँ पे 60-40 का प्लॉट है और G+5 हम लोग बना रहे हैं। हाँ। 3 ब्रदर्स के लिए पहला कॉन्सेप्ट है ग्राउंड फ्लोर पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर एंड हाफ फ्लोर फॉर वन ब्रदर, रिमेनिंग हाफ फ्लोर एंड अनदर फ्लोर फॉर अनदर ब्रदर। ऐसा कॉन्सेप्ट गोज़ ऑन विद प्राइवेट पूल ऑन द टॉप। ये प्राइवेट पूल का गजब दे रहे हो यार, मैं भी बनवाऊंगा। मेरे भी चाहिए हर्ष। तो ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ, इसलिए अभी हमें बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन द रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला। पर मैं सोच रहा हूँ मैं पूल में रहूंगा कब, 24 घंटे उसमें काम करता हूँ। यही तो मिस कर क्या पता पूल में पॉडकास्ट होने लगे। और वैसी बिल्डिंग बनाएंगे जो गिरे नहीं, क्या पता फिर गिरते गिरते जैसे भूकंप भूकंप आए तो पॉडकास्ट उसी में। वो तो बहुत ज़रूरी। अच्छा सर बताओ, माई स्काई भारत में अगर कोई आपके पास आता है, एक मिडिल क्लास आदमी जो घर बनाना चाहता है, उसका एक मतलब 30 बाय 40 का एक प्लॉट है, उस पर घर बनाना चाहता है, तो मिनिमम बजट क्या हो सकता है? सी, जैसा मैंने बोला कि अगर 30 बाई 40 का वो ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर बना रहा है, तो उसका घर जो है 40 से 50 लाख रुपए में मैक्सिमम, लेविश इंटीरियर्स के साथ में, ऑटोमेशन के साथ, एमिनिटीज के साथ और सपोर्ट के साथ में बन सकता 40-50 लाख में पूरा बन जाएगा कंप्लीट? है आराम से। इफ 1800 स्क्वायर फीट का मान लो, 1800 स्क्वायर फीट, 30 बाय 60। 30/60 है, तो आप 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और बढ़ा लो मैक्सिमम। मैं लग्जरी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको ड्राइंग रूम में इटालियन मार्बल मिलेगा, जहाँ आपको 4/6 के कजारिया के टाइल, वो आप दिखा रहे हो सर यार। कोलर के फिटिंग्स मिलेंगे। सो एक समय हर चीज़ ना ख्वाब होती है, फिर वो हकीकत बनती है, फिर लोग रियलाइज़ करते कितना पैसा लगेगा? 60-70 लाख रुपए? 60-70 लाख के आसपास आप मतलब बढ़िया एकदम लेविश बना सकते हो। हैं। जी, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। वो खुद भी बना सकते हैं अगर वो डीप डाइव करें। आपने पर स्क्वायर फीट का पैसा दिया, पूछो तो, कहाँ मेरा कितना पैसा जा रहा है मुझे बताइए। ऐसे कुछ आइडिया है कि इंडिया में कितने घर होंगे जो मतलब ये 1 करोड़ वाले घर होंगे, जो 1 करोड़ का कंस्ट्रक्शन किए हैं? कितने घर होंगे इंडिया में लगभग? ये मोदी जी तो बोलते ही है कि 60-70 लाख लोग ही टैक्स पेयर इंडिया में, ऐसा कोई डेटा बताते हैं। हाँ, हाँ। तो देखिए, वो गवर्नमेंट का और वो टैक्स वाला तो फिगर अलग हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर इसका एग्ज़ैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा मार्केट सेगमेंट ही है। सी, मिडल क्लास जो है ना, मिडल क्लास अपनी थोड़ी-सी औकात के बाहर जाके घर बनाता है। थोड़ा-सा अपनी औकात के बाहर जाके गाड़ी खरीदता है और थोड़ा-सा अपनी औकात के बाहर जाके बेटी की शादी करता है। चाहे लोन लेना पड़े, रिश्तेदारों से लेना पड़े, ये करना पड़े। तो 1 करोड़ का जो मार्केट है, अगर हम 150 करोड़ लोग हैं, जहाँ पे अगर 90 करोड़, 100 करोड़ परिवार है मान के चलिए, 70 करोड़ परिवार होंगे। 70 करोड़ परिवार है हमारे पास में, 70 करोड़ में से ये डेटा कम से कम मेरे ख्याल से 30-35 करोड़ का होगा, बाप रे! मिडल क्लास का। और जो बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं या बनवाएँगे, सब मिला के। तो इतना बड़ा मार्केट। अच्छा, ये लेबर क्लास भी होती है राइट, जिनको मतलब डेली वेजेस पे बुलाया जाता है, बट हमने तो सुना है मतलब ऐसा आप बोलते हो कि आप उनको सैलरी पे हायर करते हो। कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? 3 प्रॉब्लम है। कॉस्ट एस्केलेशन, टाइमलाइन एस्केलेशन और पुअर क्वालिटी, राइट? कॉस्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि प्राइस लॉकिंग से हमने कॉस्ट कंट्रोल कर लिया। अब टाइमलाइन और क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। हमने
मार्केट में देखा कि लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट ले लेते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट को करते चलता है। वो वहाँ पे पुअर क्वालिटी हो जाती है, बिकॉज़ कौन लेबर है, क्या है, हमें नहीं पता। हमने क्या मॉडल डिसाइड किया कि हम आउटसोर्स नहीं करेंगे, ज़ीरो आउटसोर्सिंग पॉलिसी हमने बनाई। आज की डेट में लेबर हमारा डेली वेज पे है। अब सामने वाला भी तो वेज पे रख के दे रहा है ना, कहीं न कहीं से वो भी करा रहा है। हमने कहा हम खुद करेंगे। हुँ। हमने लेबर को हायर करने का पहले सोचा तो लोगों ने बहुत, मेरी टीम ने ही अपोज़ किया कि सर आप गलत कर रहे हो, ये प्रॉब्लमैटिक है, आपको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। मैंने कहा जब सामने वाला मैनेज कर सकता है तो आप क्यों नहीं करना चाहते हो? लेबर को करने से क्वालिटी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि लेबर को पता है कि माई स्काई भारत क्या चाहता है। स्किल सिखाया उनको, वही हमारे लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, लेबर डेली वेजेस का प्रॉब्लम ये है, बेचारों को पूरे दिन का पैसा नहीं मिलता। कमीशन एजेंट बीच में से पैसा खा जाते हैं, जैसे मोदी जी ने शुरू किया ना, भई हर अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। हमने लेबर का नर्व पकड़ा। हमने बोला कि भई हम तुम्हें डायरेक्ट पैसा हर संडे को देंगे, पूरा पैसा तुम्हें मिलेगा। आज हमारी ये परिस्थिति है कि लेबर हमको छोड़ना नहीं चाहता है। लेबर को डर है कि हम निकाल ना दें, तो हमारे लिए डबल एफर्ट डालता है, क्वालिटी के साथ काम लाता है, क्योंकि उसको पता है ना, इतनी जेन्युइन और ईमानदार कंस्ट्रक्शन कंपनी मुझे नहीं मिलेगी। यार संकल्प जी, एक बात बताओ यार मेरे को ना, देखो मैं कुछ दिनों में से मैं सोच रहा था और बाय गॉड मैं ये सोच रहा था कि ना एक घर बनाया, एक बिल्डिंग बनाई, ये बिल्डिंग बनी हुई है। कितना बड़ा भरोसा है किसी एक आदमी का कि एक लेबर बंदे से हमने घर बनवाया और उसमें हमको इतना भरोसा है कि उसने कोई गड़बड़ नहीं की होगी और हम इसमें उस भरोसे के साथ रह रहे हैं कि ये बिल्डिंग गिरेगी नहीं। आप सोच सकते हो मैंने क्या बात बोली अभी? समझ गया। और इतना भरोसे के साथ हम लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं कि ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी और इसको बनाने वाला कौन है? वो अनपढ़ आदमी, जिसने पढ़ाई भी नहीं करी ज़िंदगी में। मतलब मैं जब सोचता हूँ ना, मेरे को रूह काँप जाती है। मैंने कहा यार, मतलब इतना भरोसे के साथ हम भगवान पे ही भरोसा नहीं करते। हम अपने आप पे ही भरोसा नहीं करते। हम चीज़ों पे भरोसा नहीं कर सकते कि हो सकता है। बट आप उस पे भरोसा करके बैठे हो आज, जिसने कुछ भी नहीं किया है, उसने सीमेंट लगाई है और वो ईंट लगाई है। एक ईंट गलत लगा दी होगी तो? मान लो ना, एक ईंट कम लगा दी होगी और छोटी तो बोला कि यार नहीं, आज तो काट देंगे, एक आधी ईंट लगाएँगे। वो एक ईंट से बिल्डिंग गिर सकती है। अब आप सोचो क लाखों करोड़ों लोग जो लोगों को बोलते हैं कि ये तो लेबर क्लास आदमी है, ये तो बकवास आदमी है, इसको छोड़ो यार। उस आदमी के भरोसे तुम्हारा पूरी ज़िंदगी टिकी है भाई साहब। अब सोचो कितनी बड़ी बात हो गई है। नहीं, हमारे इसका ना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आदमी घर बनाता है, उस घर में कभी नहीं रह पाता। जो आदमी डायमंड बनाता है, वो डायमंड की रिंग कभी नहीं पहन पाता। जो आदमी सोने के आर्टिफैक्ट्स बना रहा है, वो नहीं। जो आदमी गाड़ी बना रहा है, वो गाड़ी में कभी नहीं घूम पाता। हम लोग ना इमोशनलेस हो गए हैं उस कैटेगरी के लोगों को लेके, जो हमने लेबर क्लास बना दिया है ना, वी ऑल आर लेबर्स टू समवन। सही बात है, एब्सोल्युटली। सब लेबर्स हैं, आप ये नहीं कह सकते वो लेबर क्ला मैं बोल रहा हूँ उनके इमोशंस को ध्यान रखो। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास जो लेबर आते हैं ना, कई पहले शुरू-शुरू में ट्रस्ट नहीं होता था। कई बार हमारे भी पेमेंट के स्ट्रगल्स होते थे, तो बात करना पड़ता था। तो वो हमारे साथ में पता है लेबर्स क्या बोलते हैं कि संकल्प सर 2 हफ्ते भी नहीं आएगा तो हम हमारे को बस खाने का थोड़ा दे दीजिएगा, हम आपके साथ में खड़े हैं। जब आप लेबर के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, जैसे जनता आपके साथ में खड़ी है, आज की डेट में हम बोले तो 100 लोग हमारे साथ में, 200 लोग ऐसे खड़े रहेंगे जैसे आँख बंद करके। दूसरी बात क्या है, उनके बारे में सोचिए। लेबर से पहले मैं उनकी फैमिली को देखता हूँ। उनका लेबर इंश्योरेंस सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में उनकी फैमिली को आप कुछ मत करिए सर, बिहार के लेबर है तो उनको छठ पे ना एक बीवी के लिए साड़ी भिजवा दीजिए, एक बच्चे के लिए खिलौने और कपड़े भिजवा दीजिए। वो आपको ना भगवान मानने लगेंगे, क्योंकि उनको कोई इंसान नहीं मान रहा है। यही तो मैं बात बोल रहा हूँ। और वो बंदा आपके लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे इंजीनियर प्रोफेशनल हायर होते हैं। कई बार इंजीनियर से कोई चीज़ ऊपर-नीचे हो जाती है, लेबर कॉल करके हमारे ऑफ़िस में इन्फॉर्म करता है कि सर ये सही नहीं हुआ है, इसको प्लीज़ देखिए। आप सोचिए, ये लेवल की ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट हमारे लिए इतना एश्योरेंस है। हम जब क्वालिटी पे चेक करने जाते हैं तो लेबर इतना डेडिकेशन से अपना दे देता है ना, क्योंकि हिंदुस्तान में ना ऐसा कभी नहीं हुआ है वर्ल्ड में कि जो आदमी जिस ट्रेड में पढ़ा है वही आदमी उसका वो बनेगा। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आपको पता है देश में कुछ भी हो सकता है। तो वो लोगों का एक्सपर्टाइज़ इतना हो गया है घर बनाने में कि अब वो देख लेते हैं कि 4 दिन का काम है, मैं इतने दिन में कर लूँगा और ईंट इतनी-इतनी लगेगी। काम गज़ब करते हैं। बस आप उनको ट्रस्ट करिए ना। आप उनको इंसान समझिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको कुछ भगवान समझिए आप इंसान तो करो यार। वो डिज़र्व करते हैं सर इंसान समझना, पर लोग वही नहीं करते हैं। इंसानियत कम होती जा रही है सर। अच्छा, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि बहुत आइस ब्रेकिंग हो गया ये तो। सबसे खतरनाक चैलेंज आपको इस इंडस्ट्री में क्या आया? कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, सबसे बड़ा सबका प्रॉब्लम है कैश फ्लो मैनेजमेंट। लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट का पैसा लिया, दूसरे जगह लगा दिया, मार्केटिंग में लगा लिया, उड़ा दिया, फिर दूसरे प्रोजेक्ट का आया, तीसरे में लगा दिया।
इसमें क्या होता है, सामने वाले ने एक भी पेमेंट रुका तो आपको पूरा चेन खत्म हो जाता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट लेने के पहले अपना कैश फ्लो बनाइए एज अ कंपनी ओनर, राइट? कि कैश फ्लो नहीं हुआ तो आप नहीं चला सकते कंस्ट्रक्शन कंपनी। दूसरा, अपनी ही टीम से काम कराइए, इन्वॉल्व होइए, ग्राउंड पे जाइए, साइट पे काम कीजिए। एसी ऑफिस में बैठ के चीजें नहीं हो पाएगी। एवरी डे का प्रोग्रेस लीजिए, ये मत सोचिए कि ये इंजीनियर रख लिया उसके भरोसे आप काम कर लेंगे। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ग्राउंड पे। अगर आप ग्राउंड पे इन्वॉल्व होते हैं, कैश फ्लो मैनेज करते हैं और क्लाइंट्स को क्वालिटी देते हैं आँख में आँख डाल के और अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं, वो कहते हैं ना फिल्दी रिच, वो कैटेगरी में पहुँच जाओगे। क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है, आप इमेजिन कीजिए हमारा बहुत बड़ा मार्केट, आज हम वी आर प्राउडली सेइंग कि हम पैन इंडिया कंपनी है। हम पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं विथ आवर सेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूशन मॉडल, किसी भी गाँव, और हम आज तालुकाज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बैंगलोर में काम कर रहे हैं, हम पूरे बैंगलोर, हैदराबाद के अलावा हम लोग बल्लारी, मैसूर, भोपाल, बैतूल, अलग-अलग जगह पे जाके, लोकल जगह पे जाके काम कर रहे हैं। हमारी यही टीम जाके काम कर रही है। तो अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है, आप ये कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके लिए इतना बड़ा चैलेंज बन जाएगा कि एक प्रोजेक्ट भी फँसेगा, आप आगे इसको निकाल नहीं पाओगे और नहीं बढ़ पाओगे। बिकॉज़ इट्स अ क्यों हमें एक क्वेश्चन पूछना चाहिए ना खुद से, क्यों कोई बिलियन डॉलर या 10 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री या कंपनी खड़ा नहीं कर पाया सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन व्हिच इज़ कंस्ट्रक्शन में? क्यों नहीं खड़ा कर पाया कोई? ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। राइट। देखिए हर इंडस्ट्री के तुर्रम खान लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें क्यों नहीं है? बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न। हमने उसी रीज़न से हमने किया है और वही विज़न लेके हम चल रहे हैं कि इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड, वी कैन डू कंस्ट्रक्शन इन द होल वर्ल्ड। तभी हम दुबई सेटअप किए हैं, दुबई से पूरे ग्लोबल को हम कर रहे हैं क्योंकि अफ्रीका पूरा अनडेवलप्ड है। पहले तो आपका इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत, ज़िंदगी निकल जाएगी। ज़िंदगी निकल जाएगी। बच्चों की ज़िंदगी निकल जाएगी, उनके बच्चों की ज़िंदगी निकल जाएगी काम करते-करते। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद संकल्प सर, काफ़ी आइस ब्रेकिंग था और पहले ऐसे ठेकेदार से मिल रहा हुआ है। थैंक यू सो मच सर, बिकॉज़ पहले तो डर ही लगता था कि ठेकेदारों से बात की जाए, नहीं की जाए, कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे? तो आप बहुत सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो और मेरी भी आज आपने आँखें खोल दी काफ़ी चीज़ों में। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग अ वेरी गुड जॉब क्योंकि मैंने जैसा बताया कि बिल्डिंग आपके भरोसे है। आप ऐसे घर बनाते रहिए, लाखों करोड़ों घर बनाते रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए, आपको भी मिले, लोगों को मिले। तो थैंक यू सो मच सर, काफ़ी एन्जॉयबल। थैंक यू सो मच टू यू एंड योर टीम। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब पर्सनल फीडबैक फ्रॉम माय साइड एंड डेफिनिटली सूट बूट में ठेकेदार देखा है तो सिर्फ दिखने के लिए नहीं, हम काम भी वैसा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया था, थैंक यू।